मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेड्डी। हमने इस जल प्रलय में पाठ से इसके 2 भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक और पेंसिल निकाल लीजिए ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित कर सके जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसलिए सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए, अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी पकाही घाव किसे कहते हैं? जो पानी में पेड़ की जो अंगुलियां हैं वो सड़ जाती है और तलवों में जो घाव हो जाता है उसे कहते हैं पकाही घाव की दवा दिया सिलाई की डिबिया और किरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीजें से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सिलाई की मांग होती थी। भादुड़ी जी को क्या कहती थी? उनकी हिदायत ये थी कि जो हर नाव पर पकाही घाव, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि जो पानी में पैर की जो अंगुलियां हैं सड़ जाती हैं, जिसके तलवों में घाव हो जाता है, तो उसकी दवा होनी चाहिए और दिया सिलाई की डिबिया और किरोसिन जो तेल है वो रहना चाहिए। और फिर खाने पीने की चीजें भी होनी चाहिए। 1939 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। लेखक बता रहे हैं कि 1939 को एक बार जो महानंदा की बाढ़ आई थी, वहां से घिरे जो वापसी में थाना के हम उस गांव में पहुंचे थे। तो हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। तो उनकी नाव पर कौन था? जो रिलीफ वर्कर थे, उनके डॉक्टर साहब थे। गांव की कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। तो गांव के जो कई बीमार थे उनको क्या करना था? नाव पे चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी से गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबेगी एक मुसहरी क्या होती है? मुसहरियों की जो बस्ती होती है वो एक जाति होती है जो दोने और पतले बनाने का काम करती है, उसे मुसहरी कहते हैं। जो मुसहरी की बस्ती थी वो हम राहत में बांटने गए। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो गांव के कई बीमारों को जो बीमार थे उनको नाव पर चढ़ाकर जब कैंप में ले जा रहे थे, तो एक बीमार था जो नौजवान था, उसके साथ एक कुत्ता भी था। तो जो कोई करता हुआ क्या हुआ? नाव पर चढ़ गया। तो जो डॉक्टर साहब वो कुत्ते को देखकर भयभीत हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं ले जाना है साथ में। वो चिल्लाने लगे। तो जब वो नौजवान बोला कि जब ये कुत्ता भी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, और वो खुद भी पानी में छपाक से उतर गया। तो लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा खबर मिली थी कि कई दिनों से मछलियों को झुलसाकर खा रहे हैं, कि जब वो परमान नदी की बाढ़ से डूबे हुए जो मुसहरी बस्ती में गए तो वहां देखा कि जो वहां के लोग थे वो क्या कर रहे थे कि भोजन के अभाव में मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे थे और किसी तरह जी रहे थे। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही एक तरह का लोक नृत्य होता है। तो लेखक कह रहे कि जब हमने सुना कि मुसहरी की बस्ती
है वहाँ पर भोजन का अभाव हो गया है और वहाँ के लोग हैं जो भोजन के अभाव में मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे। तो लेखक वहाँ पर राहत सामग्री बांटने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर जब राहत सामग्री बांटने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो जो आवाजें आ रही थी और वहाँ पर ढोलक और मंजीरा की आवाजें सुनाई दे रही थी और एक ऊंची जगह मचान बना हुआ था जहाँ पर मचान को स्टेज की तरह बनाया गया था और वहाँ पर बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही नाच अभी मैंने बताया आपको कि एक प्रकार का यह लोक नृत्य होता है। और लोग क्या कर रहे थे, लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन की हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है धरनी धानी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह में लौटने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ धागिड़ दिन चेकेम चकधुम चेकेम चकधुम चकधुम चकधुम। लेखक कह रहे हैं कि जब राहत सामग्री बांटने गए तो उन्होंने देखा कि एक ऊंची जगह पर एक मचान बना हुआ था जो स्टेज की तरह लगाया गया। वहां पर एक बलवाही नाच हो रहा था और जो एक आदमी है वो लाल साड़ी पहनकर नटुए की तरह दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है और उसकी जो औरत थी वह उसको छोड़कर मायके भागी जा रही थी और जो उसका घरवाला था जो उसको पुरुष बनकर उसको मना रहा था। और फिर इस पद के साथ ही वो क्या कर रहे थे, ढोलक पर द्रुत ताल से बजने वाले धांगीड़ धांगीड़ जो आवाज हो रही थी उसके साथ नृत्य कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमर बनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग गांव की नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। लेखक बता रहे हैं कि वो जो वहाँ के जो नर नारी थे वो क्या कर रहे थे, झुंड बनाकर और हंस रहे थे। वहां पर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ ये लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। और तो लेखक ने ऐसे सोचा कि हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्मुक्त हंसी शायद उनको नहीं दे पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जब मैं वो बलवाही नाच देख रहा था तो मुझे अपने मित्र जो भोला शास्त्री है उसकी याद आ जाती है, जो एक बार 1937 में सिमरपुरी बाढ़ के समय नाव की। आगे बढ़ते हैं। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। लेखक बता रहे हैं कि 1967 में जब पुनपुन का जो पानी है, नदी का पानी जब राजेंद्र नगर में घुस आया था तो उन्होंने देखा कि एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियां टोली पर किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खेल रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर ओढ़नी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम से बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलावर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लोगों ने एक साथ ही किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि
मंडरा मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उस फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूअंतर हो गई, एग्जीबिशनिज्म यानी प्रदर्शनवाद में, और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पुरुदम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार। लेखक बता रहे हैं कि जब 1967 में जब पुनपुन का जो पानी है वो राजेंद्र नगर में जब घुस गया था, तो उन्होंने देखा कि एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की जो टोली है वो वहां पर आई थी, और उन्होंने क्या किया, नाव पर स्टोव जला दिया, केतली चढ़ा दी, और बिस्कुट के डिब्बे थे उनके वो खुले हुए थे, वो उनका आनंद ले रहे थे, कॉफी पी रहे थे। तो लेखक इस प्रसंग से हमें यह बताना चाह रहा है कि उस समय उनका ऐसा करना अनुचित था, क्योंकि उस समय बाढ़ से लोग घिरे हुए थे और वो अपनी पिकनिक का आनंद ले रहे थे, तो उनकी दृष्टि में यह बिल्कुल गलत था। आगे बढ़ते हैं। काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ऊहू न आ रहलो है, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, शायद या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो इधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक की प्राय सभी प्लेटों की रोशनियां जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर सामूहिक रोदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डॉट चुप करा देती है। चौक चौक चौक। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड की अथाह जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू जी, भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुम कुछ भी नहीं। लेखक कह रहे हैं कि 2:30 बज गए मगर जब पानी नहीं आया तो उनको लगा कि पानी कहीं अटक गया है या जहां आना था वहां रुक गया है, या जो वहां के जो इंजीनियर थे वो शायद तटबंध पर लड़ते हुए जीत गए या कोई चमत्कार हो गया तो पानी कहीं भी जाएगा तो इधर से या रास्ता उधर से। जो चारों ब्लॉक के जो सभी फ्लैट थे उनकी रोशनियां जल रही थी, बुझ रही थी, सभी लोग जगे हुए थे और जो कुत्ते थे वो सामूहिक रुदन कर रहे थे, और जो उन्हें राम सिंगार की जो मंडली थी वो डांटकर उन्हें चुप करा रही थी। आगे बढ़ते हैं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्कर दाह गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन प्रसुआ हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आसन प्रसुआ का मतलब होता है जैसे आजकल में ही जो बच्चा होने वाला हो उसे आसन प्रसुआ कहते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उन्हें करवट लेते हुए उनके मन में बार बार में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए यह उनके मन में इसका वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ भी लिखना यहाँ पर संभव नहीं है कि मैं क्या लिखूं, उसके लिए मैं क्या करूं कि मुझे अपनी जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उनको मुझे जगाना होगा। जो मैं पिछले साल जो नरपतगंज के गया था वहां पर जो पानी में खड़ी जो एक महिला थी जिसे बच्चा होने वाला था, जो हमारी तरह गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी, उस पर जैसे मैंने लिखा था मुझे वैसे ही कुछ लिखना चाहिए, ऐसा लेखक सोच रहे थे। नहीं, अब बोली मिश्री याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ,
मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले गेहूं रंग के भेड़। ओही भागो ऐसे गेछे चल, झकझोर मुझे जगाया गया, घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था, आ रहलो है पनिया पानी आ गए लो, हो राम सिंगार ओ मोहना रामचंद्र अरे हो। देखा कह रहे हैं कि जब मुझे जगाया गया तो मैंने देखा कि घड़ी में ठीक 5:30 बज रहे थे और सवेरा हो चुका था और पानी आ गया है, पानी पहुंच गया है, ऐसी आवाजें आ रही थी। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुहर में झाग फेंक के लिए पानी आ रहा था। लेखक बता रहे हैं कि जब वो ये आवाजें सुनकर उठे तो वो देखते हैं, आंखें मलते हुए उठते हैं तो देखते हैं जो पश्चिम की थाना के सामने पर मोटी डोरी की शक्ल से मुंह में झाग के फेंक के समान जो है पानी आ रहा था। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस में के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। लेखक बता रहे हैं कि जब वो उठे और उन्होंने देखा कि पानी आ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कॉफी हाउस में के पास पानी देखा था, वैसा ही पानी गेरुए शक्ल में अपने झाग लिए पानी उधर से आ रहा था। तो लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने क्या किया कि पानी उछल रहा था, इधर उधर हो रहा था और जो नीचे से जो सेठ की दुकान थी उसके बाएं बाजू में जो लहरें थी वो नाचने लग रही थी, यानी पानी का बहाव था वो बहुत ही तेज था। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवेड़ में सशक्त बहने लगा था। लेखक कह रहे हैं कि जब पानी का बहाव तेज हो गया तो लेखक हैं वो दौड़कर छत पर चले गए तो देखा कि वहां पर चारों ओर कोलाहल यानी शोर मच रहा था, चीख पुकारें सुन रही थी और लहरों का नर्तन हो रहा था, यानी लहरें थी वो पूरे वेग से आ रही थी और जो सामने फुटपाथ को पार कर पानी पिछवाड़े में जो है वो सशक्त बहने लग गया था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, तार के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, मगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे पेड़ बह जाए वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। लेखक बता रहे हैं कि यदि जो बाढ़ की जो विभीषिका का दृश्य था वो लेखक अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था और लेखक कैद कर लेना चाहता था और वो सोच रहे थे अगर मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर होता तो मैं वो पानी की जो आवाज़ें थी वो उसको रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन मेरे पास वह नहीं था। और मैं जितना भी अगर बाढ़ की विभीषिका के बारे में जो बाढ़ का जो दृश्य था अगर मैं लिखने का भी मन करता था तो मेरी जो पेन था वो चोरी हो गया था, इसलिए मैं लिख भी नहीं सका। इसलिए लेखक बता रहे हैं कि जो बाढ़ है, जो बाढ़ की जो उन्होंने जो दृश्य देखे थे वो उनके पास
दृश्य देखे थे वो उनको कैमरे में कैद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कैमरा भी नहीं था, न ही उनके पास टेप रिकॉर्डर था, और न ही विभीषिका की जो बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ के जो दृश्य हैं वो उनको लिखने में भी असक्षम थे, क्योंकि उनकी जो कलम थी वो भी चोरी हो गई थी। तो स्टूडेंट अपना लेसन यहाँ पे ही समाप्त हो रहा है। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।